जय भीम साथियों, सभी को जोहार, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। और आज का जो हम लोगों का जो वेबिनार है उसको हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। जो विषय है वो है कोरोना संकट के दौर में बहुजन समाज की चुनौतियां। तो जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि आज का हमारा यह जो वेबिनार है वह ऑल इंडिया परिसंघ जो कि इस वेबिनार का ऑर्गेनाइजर भी है उसके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी लाइव जा रहा है। तो जो लोग आप मोबाइल पर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल हाथ में लेकर, तो फिर उस ऑल इंडिया परिसंघ के पेज को शेयर कर सकते हैं। उस पेज पर ये लाइव जा रहा है। दूसरी बात कि जितने वक्ता हैं कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट में अपनी बात रख दें। आज के इस वेबिनार में मुख्य रूप से 6 भागीदार हो रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल जी, जय भीम डॉक्टर। पूरी दुनिया जाती है, दलित मुद्दों पर बात रखती है, बहुजनों के सवाल को पूरी दुनिया में रेखांकित करती हैं। डॉक्टर कौशल पवार का जो वर्तमान दलित आंदोलन है, चाहे सामाजिक आंदोलन हो चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और डॉक्टर कौशल पवार आज दलितों के सामाजिक आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। हमारे साथ जो दूसरे अतिथि जुड़े हैं वो हैं श्री राम डाल्टन। श्री राम डाल्टन की अभी हाल में एक फिल्म आई थी स्प्रिंग थंडर। वो आदिवासियों से जुड़े सवालों पर था, यूरेनियम से जुड़े सवालों पर था। वो देखिए किसी का वो है। और लगातार इन्होंने जो है पानी के सवाल पर, जल जंगल जमीन के सवाल पर श्री राम डाल्टन लड़ते रहे हैं, लड़ाकू हैं, योद्धा हैं, हार नहीं मानने वालों में से हैं। तो स्वागत है आपका श्री राम डाल्टन। और हमारे साथ जो तीसरे अतिथि हैं वो प्रतिभा सुमन हैं। फिल्म बनाती हैं, निर्देशिका हैं, थिएटर की एक्ट्रेस हैं और लगातार जन सरोकारों पर जूझती रहती हैं, फाइटर महिला हैं। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। लगातार ये कभी न थकती हैं न हारती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या असली जीवन हो या फिल्म के माध्यम से भी लगातार जो जन सरोकार के सवाल हैं उनको उठाती हैं, उनको रेखांकित करती हैं। प्रतिभा सुमन, स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश कुमार रायपुर से। मूल रूप से डॉक्टर मुकेश कुमार भागलपुर से हैं और मैंने राजनीति का ककहरा जो सीखा है उसमें डॉक्टर मुकेश कुमार की बड़ी भूमिका है। ये राजनीति का मूल तत्व हमने इनसे सीखा, राजनीति करना सीखा। हम लोग माले में साथ थे क्योंकि सामाजिक जीवन और थिएटर से तो जुड़े थे, लेकिन राजनीति से मेरा जुड़ाव सामाजिक जीवन से मुकेश जी ने कराया। मुकेश जी लगातार बहुजनों के सवाल पर मुखर रहे हैं, आज भी सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं। हर दिन कोई न कोई काम जो बहुजनों के चिंता से जुड़ा हुआ हो करते रहते हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। काफी युवा प्रतिभावान हैं। भागलपुर का जो दंगा हुआ था उस पर काफी बेहतर इनका काम रहा है। तो स्वागत है आपका डॉक्टर मुकेश कुमार, वर्तमान में रायपुर में हैं। हमारे साथ एक और नितिशा खलखो हमारे साथ वो जुड़ेंगी। वो जेएनयू की स्टूडेंट हैं और आदिवासी सवालों पर काफी मुखर रहती हैं, लड़ती रहती हैं, भिड़ती रहती हैं, लिखती हैं, बोलती हैं। वो भी हमारे साथ, नितिशा खलखो भी जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर उदित राज। नाम के साथ बहुत परिचय की जरूरत नहीं है। पिछले 2-2.5 दशक से लगातार जो मुख्य धारा की दलित राजनीति है उसके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। और आज भी लगातार जब आज के दौर में जब बहुजन राजनीति को बहुत भावनात्मक रूप से किया जा रहा है, लड़ा जा रहा है, उस दौर में भी मुद्दों की बात करते हैं। डॉक्टर उदित राज पूर्व लोकसभा सदस्य भी हैं। अभी वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, अभी पार्लियामेंट गए हैं, हमारी बात हुई थी। और आज के इस मीटिंग की शुरुआत हम करते हैं
और सबसे पहले मैं चाहूंगा, श्री राम डाल्टन हमारे साथ हैं जुड़े हुए। श्री राम डाल्टन का परिचय भी हो गया, और श्री राम डाल्टन फिल्मकार हैं और अपनी बात रखें। 15-20 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बात रखें, और मैं अपनी ये लंबी भूमिका समाप्त करता हूं। आइए श्री राम डाल्टन। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय भीम, जय जोहार। जल जंगल जमीन हमारा है और हम सबका है। तो ये मैं मतलब ले करके पिछले, जब से मुझे ये किताब दी गई है, मैं ले करके चल रहा हूँ साथ में। हाँ, ये अभी स्टेट इलेक्शन होने वाला था और पूरी तैयारी थी कि शिबूबा को राज्यसभा में भेजा जाएगा, और हम लोग लॉकडाउन में हैं। तो खैर, विषय पे आते हैं। विषय है कोरोना काल में लेकर के सामाजिक सुरक्षा को लेकर के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या इसमें क्या बात होनी चाहिए। मैं इसके बोलूंगा कि जिन लोगों को भी रोड पे छोड़ा गया है, जो लोग वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, वो लोग कौन है? वो लोग कौन है जिनके साथ उनके गांव पहुंचने पे भेदभाव और छुआछूत का व्यवहार किया जाने वाला है? वो लोग कौन है? कौन है ये तबका जिसको मजदूर कहा जाता है? कौन है ये तबका जिसको घर परिवार छोड़ करके पलायन करना होता है, और आज जब मजबूरी के नाम पे और मजदूरों के नाम पे, मजदूरी के नाम पे और फंसे हुए मजबूर लोगों के नाम पे आज जब इनको वापस आना है, तो समाज पूरी तरह से तैयार है, ग्लव्स वगैरह लगा करके, मास्क वगैरह लगा करके, सैनिटाइजर लेकर के, कि आओ आओ बेटा, धोएंगे तुम्हारा हाथ। हाँ, मोदी जी तो पहले बच गए, उन्होंने कुंभ में पहले ही हाथ पैर धो दिया है। तो इतिहास में उन्होंने दर्ज करा लिया है कि भाई मैंने तो पैर धोया है, हाँ, मैंने गंगा जल से पैर धोया है। उन्होंने अपना रास्ता क्लियर कर लिया। अब वो भविष्य के लिए वो सेफ है। कौन भेदभाव करेगा? तो मोदी जी नहीं करेंगे। अब मोदी जी के जो बिठाए हुए जो आरएसएस के जो है ना, गांव देहात में छोटा छोटा शाखा बना करके, वहां पे लोगों को पैर धुलाया, पैर नहीं, पूरा देह धुलाया जाएगा। तो हम लोग पूरा समाज देख चुका है ना। हाँ, वो क्या फायर ब्रिगेड का वो पूरा पाइप लेकर के और पता नहीं क्या क्या लेकर के मजदूरों को पूरे बैग के साथ सैनिटाइज किया गया है ना। तो वो मैं क्या है कि बेटा करो फाइट, बच्चों करो फाइट। हाँ, इंडिया करो फाइट। फाइट करोगे, आओ करो फाइट। हाथ पैर धुलवाएंगे ऐसा ना, देह में जो आग लगा है सैनिटाइजर मारेंगे, और ज्यादा अगर गर्मी रहेगी ना तो माचिस मार देंगे देह में। तो तैयारी इनकी ये है, तैयारी इनकी ये है, और बहुत लंबी प्लानिंग है, बहुत लंबी प्लानिंग है। अगर नवंबर में सब जानने के बाद, राहुल गांधी के चिल्लाने के बाद भी अगर ये मार्च में ट्रंप को ये कहते हैं कि आइए मैं 10 लाख लोगों से आपका स्वागत करूंगा, तो निश्चित तौर पे अमेरिका में बैठे हुए जो इंडियन जो शोषक है ना, जो यहाँ का डेटा चूस करके वहां पे, हाँ, क्या बोलते हैं इन लोगों के टर्म्स में, जयचंद। तो ये जो जयचंद यहाँ के बैठे हुए हैं ना, आरएसएस के जो सारे, हाँ, जयचंद उधर बैठे हुए हैं, वहां पे बैठ करके इंडियन डेटा जो उनको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और टापू पे रह रहे हैं ना, टापू पेल में जो लोग रह रहे हैं, तो उनकी तैयारी बहुत लंबी और तगड़ी है। तो ट्रम्प साहब को तो बुला लिया इन्होंने, क्या ये 10 लाख लोगों के साथ स्टेडियम में आपको मैं पावर देता हूँ, और आपको अमेरिका में जो जितने इंडियन बैठे हुए हैं पूंजीपति, वो आपको पैसा भी देंगे और वोट भी देंगे। हाँ, तो उनका काम हो गया। अब इनका ये काम है कि 5 साल में जो इन्होंने देश की दुर्गति की है आर्थिक तौर पे, हाँ, और जहाँ पे तमाम सवाल थे कि भाई पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है,
तो इन्होंने बोला कि पैसा नहीं है, कोरोना है। कोरोना है, लो पैसा। हाँ, अब इन्होंने बता दिया है और सब लोगों को पेट भात पे ले आया है। तो अब सबको मिलेगा खाली दाल भात, और जिसके देह में गर्मी होगी उनको ये लोग सैनिटाइजर मार के, स्पिरिट मार के बॉडी में माचिस मार देंगे। ये इनकी तैयारी है। ज्यादा चू चप्पड़ करेंगे तो पुलिस लोगों को देख ही रहे हैं कि पूरा ताकत लगा करके डंडा से मजदूरों को, गरीबों को मार रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग सेफ हो चुके हैं। अब दरअसल मुझे तो उदित जी से मुझे पूछना था कि बॉस आपकी राजनीति क्या है, अब आप करने वाले हैं। तो पूरा आपका जो अनप्रिविलेज जो आपका जो तबका है समाज, जो मजदूर मजबूर करके बाहर जाता है कमाने, और आज जो लौट करके आ रहा है तबका है, कमाने जाना पड़ा है, क्योंकि उसको उसकी अपनी जमीन है, ना अपना खेत है, ना अपना पानी है, और ना ही उसको आजादी है, हाँ, ना ही मान सम्मान है। तो अब वो दोबारा जो लौट के आ रहा है, तो उधर से भगाए गए, अब आकर के हाँ जब सैनिटाइज किए जाएंगे ना, तो फिर से उनको उतनी ही कुंठा में भर दिया जाएगा। अब उस कुंठा में या तो वो विद्रोह करें या फिर वापस मजबूरन लौट करके शहर जाएं, और सेठ लोग निगोशिएट करेगा कि बेटा तुमको 1000 रुपए देते थे, अब तुमको मिलेगा 500 रुपए, करोगे काम तो बोलो। 500 भी नहीं तो 300 का मैं किस्सा सुन रहा हूँ, और कह रहे हैं कि 300 हमारा था मनरेगा का। अरे तुम साला 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़, तुम 3000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दे रहे हो। एक एक आदमी तुम्हारा उतना ले जा रहा है, और तुम हम आदमियों को बोल रहे हो कि 300 रुपए लो, 300 रुपए लो, मनरेगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट बहुत पहले और पुराना था। हमारा संविधान कहता है इक्वालिटी की बात करता है। तो जो किताब में लिखी हुई जो बातें हैं वो जमीन पे उतरेंगी कब, कौन से जनरेशन में? आज शताब्दी में सुन रहे हैं कि ऐसी महामारी नहीं हुई थी। हाँ, अगर नहीं हुई थी महामारी और ऐसा कभी मजदूरों के साथ नहीं हुआ था, ये सब स्वार्थी लोग कौन है? कौन है ये स्वार्थी लोग? और क्या अभी भी लोग एजुकेट नहीं हुए हैं? हाँ, और नहीं हुए एजुकेट तो मालूम है कौन नहीं हुआ है? जो ये बैठ करके हम लोग टीवी पे और इस सब जो डिस्कशन इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं ना, वो अनएजुकेटेड है। जिनके अंदर आग लगा हुआ है ना सीने में, उनको मत आप पूछिए कि आपके अंदर आप एजुकेट हुए कि नहीं। जो 200 किलोमीटर चला है ना बाल बीबी बच्चा और कुकर थरिया तस्तरी लेकर के कंधा पे, वो बहुत आपसे ज्यादा एजुकेटेड है। उससे ज्यादा ज्ञान है जो सड़क पे, हाँ, पाँव में छाला लेकर के, हाँ, सेठ का भी अपना देख लिया, मोदी जी का भी देख लिया, और स्टेट का भी देख लिया, सबका नियत देख लिया, और उनको रोड पे ला करके पूरी देश राजनीति कर रही है। सच तो ये है भाई, सच तो ये है, राजनीति हो रही है। और आप लोग किसी के पास कोई तरीका नहीं है। सब इस इंतजार में है, जितने पॉलिटिशियन हैं वो इस इंतजार में हैं कि बनो भगत सिंह, लड़ो मरो, और एक बार लड़ मर लोगे ना, उसके बाद हाँ जब लोग बोलेगा कि नहीं नहीं इतना ही अब थोड़ा शांति चाहिए, तब हम फ्रंट संभालेंगे और फिर माल समेटेंगे। हाँ, क्योंकि जो फ्रंट लाइन के वॉरियर है ना, जिनको गिना ही नहीं जा रहा, फ्रंट लाइन के वॉरियर कौन है? फ्रंट लाइन के वॉरियर दरअसल वो हैं जो रोड पे चल रहे हैं, जिनके कंधों पे पूरा ये सिस्टम खड़ा है, जिन्होंने नट बनाया है, जिसने गाड़ियां बनाई हैं, जिसने वायुयान बनाया है, जिसने स्पेस क्राफ्ट के लिए हाँ लोहा पिघलाया है, एल्युमिनियम, फाइन एल्युमिनियम पिघलाया है, ये वो लोग हैं। हाँ, और आप कह रहे हैं कि आपके फ्रंट लाइन के वॉरियर डॉक्टर्स हैं। अच्छा, आप वॉर करा रहे हैं। वॉर करने पहले ये सब होता था ना 3 लोगों को, कि भाई एक तो पुलिस को सेफ करो, एक डॉक्टर्स को सेफ करो, और लाश उठाने वाले हाँ कर्मचारियों को सेफ करो। तो ये 3 चीज को इन लोगों ने सेफ कर लिया है, 3 वर्ग को, और बाकी तो इनके वॉरियर है ही नहीं। ये तो ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, इनको रिस्पेक्ट कीजिए, इनको इसलिए रिस्पेक्ट कीजिए कि जब हम लड़ेंगे, जब मजदूर लड़ेगा, हाँ, और जब हमारे सेकंड वॉरियर जो है बंदूक वाले, वो जब गोली चलाएंगे, हाँ, और जख्मी लोगों को डॉक्टर्स जब हॉस्पिटल ले जाएंगे, और लाश उठाने वालों को जो सफाई कर्मचारी कंधे पे उठा के, तो इन तीनों को ना मारा जाए, इन तीनों को मजदूर न मारे, क्योंकि ये फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं। आप ये कन्वे करा रहे हैं, और पूरे देश को आपने तैयार तो करा ही लिया है कुरान के नाम पे, इस्लामोफोबिया के नाम पे। आपको तो बोना था, हाँ, कुरान कहाँ से आया, कुरान ऊपर से आया, ये कह के आपको लोगों के, जिन मजदूरों को आपने रास्ते में फंसाया, उनके दिमाग में आप बोना था, उनके दिमाग में आपको बोना था कि
सब मंदिर मस्जिद हम जो मजदूर, क्या आवाज कर रहा है जी, जो मजदूर है, हाँ जो मजदूर है, हाँ 2 दिन जब अपना बाल बेबी बच्चा उठा करके जब चलेगा ना, चल करके रोड पे जब फंसेगा, तो सेठ लोग दया करेंगे और 15 दिन 20 दिन इनको बिठा करके हॉस्टल में और पंचायत ऑफिस में और हाँ अलग अलग जगहों पे उनको फंसा के ग्रिल में बंद करके ग्रिल के नीचे से खाना दिया जाएगा। हाँ, और 15 दिन भर पेट एकदम बढ़िया खाना खिलाया जाएगा और 15 दिन के बाद उनका खाने का डाइट कम किया जाएगा और जब वो भूख से बौखलाएंगे, हाँ, और जब बौखलाएंगे इस बीच उनके पास मैसेज भेजा जाएगा कि ये जो आया है ना, वो जो आया है ऊपर से उसने फैलाया है, हाँ वो क्या है, तो पता है वो तबलीगी है। तो जब यहाँ से गुस्से में जब तुम निकलना तो रास्ते में माचिस मारते हुए चलना। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के कारण तुम्हारी जो परेशानी है ना, वो लोग कोई और है। कौन है वो? तो वो तबलीगी वाले हैं जो ऊपर से आया है। कौन? तो कुरान। तो इंडिया फाइट करो ना। किससे करो बाबा? किससे करो? और मुझे बताइए कि ये जो संघर्ष है, क्राइसिस में क्रिएशन है ना, तो इतनी बड़ी जब क्राइसिस खड़ी की गई है, तो क्या अभी भी आप लोग इंतजार कर रहे हैं क्या कि नहीं? नहीं, धीरे धीरे आई, अब मर्सिडीज से आई, समाजवाद क्या है? समय नहीं है क्या? लोहा नहीं है? अरे मजदूर एजुकेटेड आज नहीं गए हैं 50 दिन अपना बीवी बाल बच्चा कंधा पे उठा करके। कितना एजुकेशन की डिमांड करते हैं? यूनिवर्सिटी में भेजिएगा आप लोग, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कहाँ भेजिएगा? कैसे आप उनको एजुकेट करना चाह रहे हैं? क्या मोदी जी ने उनको एजुकेट नहीं कर दिया है? और अगर तो गांव लौट रहे हैं, उससे अच्छा क्या नहीं है कि आप जैसे लीडर जो वाकई आप लोग इंतजार में है इस बात के कि लोग लड़े और लड़ाई के लिए तैयार हो, संघर्ष के लिए तैयार हो, तो क्या संघर्ष तैयार नहीं है? क्या आप लोगों को घर से बाहर निकल करके दिल्ली की तरफ कूच नहीं करना चाहिए? क्या दिल्ली की तरफ कूच करके जो लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, उन लोगों को ले करके हाँ दिल्ली का जाकर के ईंट नहीं बजाना चाहिए? हैं? तख्ता पलट के लिए आप लोगों को समय चाहिए क्या? कितना समय चाहिए भाई साहब? कितना समय चाहिए? और कौन सा समय? बारिश में तो सब ठंडा हो जाएगा। आग तो अभी लगी हुई है, रोड पे भी, ऊपर भी, और बिजली बसंत का वज्रनाथ तो हो ही रहा है, गड़गड़ा ही रहा है सब कुछ। किसका इंतजार हो रहा है? बहुजन का क्या क्या राजनीति हो? माया दीदी जो है, माया दीदी बुआ बोलते हैं, वो महल में बैठी हुई है। हाँ, अखिलेश भाई अपना वो अलग महल में बैठे हुए हैं। हाँ, हेमंत भाई ने तो अपना जो भी है इंसानियत दिखा रहे हैं, इंसानियत दिखा रहे हैं कि भाई हम खिलाएंगे खिलाएंगे खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे भाई? जल जंगल जमीन हमारा है, अधिकार है। अधिकार है तो कहाँ रखिएगा? क्वारंटाइन से अधिकार है तो अधिकार बन गई ना अपनी सरकार। और मैं साथ में बोलना चाहता हूँ कि इस बार देश का प्रधानमंत्री, हाँ, लोग बहुजन की बात, एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं, टेबल्स जो आखिरी पंक्ति में खड़े हैं उनको फ्रंट पे लाइए। हेमंत सोरेन को बनाइए लोग मिल करके एसडी, और राहुल जी को एकदम बोलिए कि गांधी जी वाले पोज में हाँ वो देश में पदयात्रा करे। बोले मैं चलूंगा साथ में पदयात्रा के लिए, पूरे देश में मैं चलूंगा साथ में। घर में बैठे नहीं हो, अगर पूरा देश इनका घर है तो किस जगह पे जाके बैठते हैं? तो कहाँ जाकर के निकलते हैं? पैदल चलिए ना भाई, आपको भाषा समझ में आएगा। हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे क्या बदलाव है, कहाँ पानी की दिक्कत है, किस जगह पे आग लगी हुई है, सब समझ में आएगा। कहाँ कहाँ श्रेष्ठों की बस्ती है और कहाँ द्विजों की बस्ती है और कहाँ त्रिजियों की बस्ती है और कहाँ सब पंचतत्व मिले हुए हैं। ये सब 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 समझ में आ जाएगा। हर आदमी का दुख तकलीफ जुड़ जाएगा। तो अब और दूसरा कोई टाइम नहीं है, दूसरा कोई टाइम नहीं है। बसंत का वज्रनाद हो चुका है, प्रकृति की चेतावनी हो चुकी है। अब कैसे समझाएगा प्रकृति आपको? कैसे किसान है आप? किस राजनीति के खेतीहर किसान आपको कब क्यों समझ में नहीं आ रहा? प्रकृति चेतावनी दे रही है, अभी भी बिजली कड़क रही है। होता है बसंत में बिजली कड़कती है? नहीं कड़कती है, लेकिन अभी सब हो रहा है। बिजली कड़क रही है, बार बार कड़क रही है, ओला गिर रहा है, अंधड़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, समझ में आ रहा है? रोड पे निकलिए, अभी इन सारे नेताओं को रोड पे निकलना होगा।
और नहीं निकले तो आपकी नीयत में खोट है। आप इंतजार कर रहे हैं कि लोग मर कट ले, उसके बाद जब बड़ी जमात में बड़ी संख्या में लोगों की सहानुभूति मिलेगी, बड़े मास लेवल पे लोगों का आक्रोश जमेगा, तब हम गांधीवादी तरीके से सब माल समेट लेंगे। नहीं, गांधी बनना है तो ठीक यही समय है। हाँ, भगत बनना है तो ठीक है, लोहिया बनना है तो ठीक यही समय है, बिरसा बनना है तो ठीक यही समय है, फूल बनना है तो यही समय है, पेरियार बनना है तो ठीक यही समय है। अगर इंतजार कर रहे हैं अपने घर में बैठे, धोखा कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, मैं साफ साफ बता दूं, सभी लोग, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम डाल्टन। बिना भूमिका बांधे अब मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा विषय है कि कोरोना संकट के काल में बहुजन समाज की चुनौतियां, डॉक्टर कौशल पवार जुड़ी हैं हमारे साथ, परिचय सबका हो चुका है। कौशल पवार जी, आप अपनी बात रखें। म्यूट करिए। सबसे पहले सभी साथियों को मेरा जय भीम। परिचय बता ही दिया आप सबने, हम सीधा बातचीत, क्योंकि बहुत सारे वक्त हैं, मैं कुछ बिंदु पे बातचीत करना चाहती हूँ। डॉक्टर सुधा जी, मैं सबसे पहले तो प्रेसन को बधाई देती हूँ। उन्होंने आज कोरोना के संकट में जो ये विषय रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहुजन समाज के समक्ष जो चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना संकट से पहले कोई भी चुनौती बहुजन समाज के समक्ष नहीं थी। सदियों से बहुजन समाज के समक्ष हमेशा चुनौतियां रही हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय हों, तमाम आरक्षण के ऊपर जो कुठाराघात है वो हो, या हमारी जो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न होता है, हमारे दलित उत्पीड़न होता है, चाहे मूछे रखने पे हो, अच्छे कपड़े पहनने पे हो, घोड़ी चढ़ने पर, तमाम इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज के समक्ष समय हमेशा चुनौतियों भरा रहा है। क्योंकि आज जिस संकट से, जिस आपदा से हम गुजर रहे हैं, वह मानवकृत तो ज्यादा है ही, प्रकृति प्रदत्त कम है, मानवकृत ज्यादा है। लेकिन ऐसे में भी जो भारत की जो पूरी सिनेरियो है, जिस तरीके से भारत के ऊपर जो संकट है, वो न केवल कोरोना का है, बल्कि तमाम उसके अंदर चीजें हैं। जहां दूसरे देश कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, उसके समाधान की तरफ जा रहे हैं, जो चाहते हैं कि इस त्रासदी से हम लोग बाहर निकले, वही जो हमारा जो अपना देश है, उस देश की जो स्थितियां हैं, वो कोरोना संकट से तो नुकसान हो ही रहा है, जान का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो बहुजन समाज का जो हालत है, वो जो उत्पीड़न की जो घटनाएं, जो अत्याचार, जो एक तरह से मानव के अंदर मानवता को जो खत्म करने पे उतारू है, या यूं कहे कि हम इंसान तो हैं, लेकिन हम सबकी इंसानियत मर चुकी है। मैं बिल्कुल एकदम इसमें आज इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि जब हम एक महिला को जो सड़क पर चल रही है, अगर उसको बीच में किसी भी तरह का पीरियड्स आ जाते हैं, तो क्या देश के लिए शर्मसार विषय नहीं होना चाहिए कि उसके लिए आपने क्या प्रोवाइड करवाया? एक महिला बीच रास्ते में बच्चा जन्म देती है, वो खुद बच्चे के नाल काटती है, 2 घंटे बाद वो पैदल चल पड़ती है। आप सोच के देखिए, एक महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ, बच्चे मैंने भी पैदा किए, 2 बच्चे पैदा किए, मैं इसको अज्यूम करके भी कांप जा रही हूँ कि ऐसी भी हमारे इस देश में इतने सदियों के उत्पीड़न के बाद, ऐसी स्थितियों के बावजूद भी हम ऐसी हालत अपने समय में खुद आंखों से देखें। बहुत सारे इतिहास गवाह है हमारे बहुजन समाज के लोगों के सामने, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जो उत्पीड़न, जो एक तरह से जो मानवता के ऊपर कलंक है, जो इंसानियत के नाम पर भी एक धब्बा है, और उसमें भी हम लोग इसके ऊपर तुले हुए हैं कि हमें राजनीतिक पक्ष में किस दायरे में हम बैठेंगे, या हम ये कहें कि हमें राजनीति का लाभ कितना मिल जाएगा किसी की मदद करने से। ये बिल्कुल विडंबना है कि जो लड़कियां, जो महिलाएं, आप देखिए, सोच के ही रोंगटे खड़े होने वाले हैं कि एक लड़की जो रास्ते में, कितने रास्तों में उसको, मतलब जब वो साइकिल चला के अपने पिता को इतनी दूर तक लेके जाती है, मतलब सोच के ही रूह कांप उठती है कि आप सोच के देखिए कि साइकिल की वो गति जिसपे वो बैठ के चला रही होगी, कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितना सहन की होगी। हम जब 4 दिन के दौर में गुजरते हैं, हर एक महिला गुजरती है, ये प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन उन 4-5 दिनों में जो हमारी हालत होती है, हम कोशिश करते हैं कि खाट से हमें ना उठना पड़े, बेड से हम ना उठे, घर से कोई भी ऐसा काम हमें ना करना पड़े जो बाहर निकलना पड़े।
हमें गाड़ी ना चलानी पड़े। मैं ये मान के चलती होती हूँ कि जब मुझे पीरियड आता है तो मुझे गाड़ी भी ना चलानी पड़े। और वो लड़की जो साइकिल चला के इतनी दूर से इतनी दूर तक गई होगी, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए जो महिलाएं मतलब जानवरों की तरह ठूस ठूस के जो मजदूर जो सड़कों पर जा रहे हैं, उनमें अगर वो महिलाएं ऐसी स्थिति का सामना करती होंगी तो उनकी क्या हालत होगी। मतलब ऐसे दौर, जो दौर हमारी आंखों के सामने गुजर रहा है, हम ऐसे दौर के गवाह हैं। और मैं ये मानती हूँ कि अगर बहुजन, ये आंकड़ा है, अब तो रिटर्न में आंकड़ा आ चुका है कि जो मजदूर जमात है हमारी, जो आज सड़कों पर है, उनका ज्यादातर हिंसा दलित पिछड़ा ही है। उसमें एक खास वर्ग नदारद है, क्योंकि उसको इस चीज पे को झेलने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो बिल्कुल एकदम हमारे सामने जो आंकड़ा है वो हम ही लोगों का आंकड़ा है, हमारे दबे कुचले समाज का आंकड़ा है। मजदूर वही है। आपने कभी देखा है कि कोई अप्रकाश का आदमी हो और वो सड़क के ऊपर उतर के ऐसे जा रहा हो? बहुत कम आंकड़ा होगा, नगण्य होगा। अगर आप इसको सर्वे करवा के देख लें कि उसमें कौन जमात ऐसी है, कौन लोग हैं जो सड़कों पर उतर के आज किलोमीटर, कितनी भयानक त्रासदी है कि कई सारे किलोमीटर तक घर पे पहुंचने की चाह है, क्योंकि वो अपने घर में मरना चाहते हैं। उनकी आवाज सिर्फ इतनी है कि हम अपने घर पहुंच जाएं कुशलता से। हो सकता है कोरोना त्रासदी के बाद जब भूख की तड़प बढ़ेगी तो उनको फिर दोबारा शहरों की तरफ लौटना पड़े, ऐसा भी होगा। क्योंकि खाने की जब ललक आती है, जब भूख, पेट जब रोटी मांगता है, तो हर तरह के चीज को वो पार कर जाता है। तो हो सकता है दोबारा यही हम अपनी आंखों से देखें। लेकिन बहुजन समाज के समक्ष जो आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि हम इसका समाधान उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से होना चाहिए। हमारी खुद की खेमेबंदी है। अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो हो सकता है किसी को लगे कि मैं कांग्रेस का समर्थन कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा बीजेपी सरकार का, मोदी, ये क्या नाम है, जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी कई चीजों से सहमत थी कि ठीक ठाक फैसले लेते हैं। लेकिन आज जिस घेराबंदी में वो घिरे और जिस माध्यम से उनका वो आया, अगर मैं इस पे बात करती हूँ तो शायद मेरी बात को घेराबंदी की तरीके से देखा जाए। अरे कभी तो राजनीतिक चीजों के इधर उधर के पैमाने से बाहर आइए, एक इंसान होके सोचिए। मैं यहाँ एक इंसान होकर सोच रही हूँ कि ये जिस तरीके से त्रासदी है, विपक्ष की भूमिका भी अच्छी नहीं है। कांग्रेस अगर चाहे तो कांग्रेस के पास बहुत सारे अवसर आए हैं जो नहीं करती। उसको पता है विकल्प क्या है पब्लिक के पास। तो ट्रम और हो जाएंगे मोदी जी के पास, फिर कहाँ जाएगी पब्लिक? वही आएगी कांग्रेस के पास लौट के। तो ये जो स्पेस जो कांग्रेस ने उपलब्ध करवाया था वो हम ही लोगों ने उपलब्ध, मतलब कांग्रेस ने ही उपलब्ध करवाया था। क्यों नहीं वो सड़कों पर उतरती? आज क्यों प्रियंका गांधी एक्सेप्ट कर रही है अपने आप को कि ठीक है मैं वापस ले लेती हूँ? क्यों मजदूरों की आवाज नहीं बन पाती? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजनीति करने वाले तो राजनीति ही करेंगे। ढोल तो पीटने के लिए राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई है, वो तो राजनीति करेंगे ही। लेकिन एक राजनीति करने वाले तो राजनीति ही करेंगे। आवाज नहीं आ रही है क्वेश्चन तुम्हारी, नहीं आ रही है। हाँ फिर से कनेक्ट कर लीजिए। नहीं, आप ही की तरफ से दिक्कत है। हाँ ठीक, फिर से करिए कनेक्ट। हाँ करिए, ठीक है जी। मेरी आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक। अभी हम डॉक्टर मुकेश
अब चाहेंगे कि हमारे बीच जब तक डॉक्टर कौशल पवार फिर से कनेक्ट हो जाती है, हम कोशिश करेंगे फिर उनकी अधूरी बात पूरी हो जाए, उनकी तैयारी जो है। हम चाहेंगे कि रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश। मुद्दा सबको पता है कि कोरोना संकट के दौर में बहुजन समाज के सामने चुनौतियां। डॉक्टर मुकेश, आप अपनी बात शुरू करें। आवाज आ रही है मेरी? ऑल इंडिया परिसंघ को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस जरूरी मुद्दे पर ये विमर्श आयोजित किया। इस लॉकडाउन में जो मार झेलनी पड़ रही है लोगों को, एक आम बहुत पॉपुलर तरीके से चीजें कही जाती हैं अक्सर कि लॉकडाउन है, सबको परेशानी हो रही है, लेकिन मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन की जो मार है वो सभी तबके को एक जैसी नहीं उस पर मार पड़ रही है। वो अलग अलग तबकों पर अलग अलग तरीके से इस लॉकडाउन की मार पड़ रही है। तो मैं बहुजन जो एंगल है, बहुजन तबके को किस तरह से इसकी मार झेलनी पड़ रही है और पोस्ट लॉकडाउन जो बहुजन तबके को इसकी मार झेलनी पड़ेगी, उस पर केंद्रित जो है होकर अपनी बात बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि कल तक पूरी दुनिया में जो महाशक्ति होने का दावा मोदी सरकार कर रही थी और 56 इंच सीने वाली सरकार अपने आप को कह रही थी, उस सरकार का जो इस लॉकडाउन पीरियड में जो पॉलिटिकल डिलीवरी सिस्टम है, अब उसने ये साबित कर दिया कि महाशक्ति बनने का जो ख्वाब वो दिखा रहे थे, वो ख्वाब एक छलावा था। जब उन्होंने अच्छे दिन और ये सब की बात भी की थी तो उस समय भी बहुत सचेत लोग तो समझ रहे थे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस देश का जो कॉर्पोरेट मीडिया ने उनके बीच एक जनमत बनाने का काम किया था। तो ये भी लॉकडाउन के पीरियड में खास जो सबसे बड़ी बात हुई, ये सरकार के पूरे जो दावे थे वो दावे हकीकत में एकदम सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर चलते हुए मजदूर, उनके पांव के छाले अब मवाद बनते जा रहे हैं, क्योंकि हजारों किलोमीटर का सफर जो है मजदूर तबके को करनी पड़ रही है, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ, जिसकी चर्चा डॉक्टर कौशल पवार कर रही थी। और आप देखेंगे हमारे कई साथी अलग अलग राज्यों से बता रहे हैं कि जो 99% है ये सड़क पर चलने वाला जो मजदूर है, उसका 99% बहुजन है, जो वर्ण व्यवस्था के शिकार हजारों वर्षों से था। और वर्ण व्यवस्था भी एक किस्म का लॉकडाउन ही था कि ये उसमें दलितों के लिए अलग जगह, उसमें शूद्रों के लिए अलग जगह और बाकियों के लिए एक अलग किस्म का प्रिविलेज। आज भी वो प्रिविलेज देखा जा सकता है। इस तरह से कोटा में पढ़ने वालों को जो है स्वसम्मान उनके घरों तक पहुंचाया गया। कौन है उनमें से ज्यादातर लोग कौन है? जिनको विदेशों से लाया गया। और मोदी सरकार की पूरी मूर्खता, मतलब कोई विजन नहीं है सरकार के पास। ये खुल करके इस लॉकडाउन में सामने आया कि जब दिसंबर से ये चीन में ये क्राइसिस पैदा हुआ और पूरी दुनिया में ये जो है धीरे धीरे फैलने लगा, तब मोदी सरकार ने मार्च के अंत में आकर, मार्च के आखिरी सप्ताह में आकर लॉकडाउन किया और पूरा कोरोना को फैलाने का पूरा एक स्पेस मुहैया कराया। वो रैलियां, ट्रंप की रैली कर रहे थे अहमदाबाद में। ये सरकार की इस शर्मनाक वजह से इस देश में कोरोना का संकट फैलता जा रहा है। आज जो महामारी का रूप धारण कर चुका है, आज अब सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वो एकदम रोज देखेंगे नए नए जिलों में मामले सामने आ रहे हैं। और आज भी जो लोगों को भेजा जा रहा है जैसे तैसे, एक तो पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया, अचानक से लॉकडाउन कर दिया। ये सारा, ये सब के पीछे आज जितनी भी मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं तो बराबर कहता हूं, ये जो मौतें हो रही है मौतें नहीं है, ये जो दुर्घटनाएं हो रही है वो दुर्घटनाएं नहीं है, वो दरअसल एक किस्म की हत्या है। और ये हत्या जो है के लिए केंद्र सरकार रेस्पॉन्सिबल है। तो ये पहली बात ये मैं कहना चाहता। और ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में बहुजनों की बड़े पैमाने पर शहर से वापसी हो रही है, ये सभी साथी कह रहे हैं। और
असीमित पीड़ा झेलते हुए उनकी वापसी हो रही है, जो जिंदा पहुंच जाएंगे अपने ठिकाने पर। तो उनके सामने जो क्राइसिस आएगा, मैं उसकी संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुजन तबका शहरों में जो काम करता है, मजदूरी के लिए जाता है, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है जाकर। कोई निर्माण मजदूर है, कोई जो है ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मोटिया मजदूरी करता है, बाजार में सामान ढुलाई करता है, कोई ट्रकों पर लोड करता है, अनलोड करता है, रेल में लोड करता है, अनलोड करता है। इसी तरह के काम ज्यादातर जो है बहुजन तबके को नसीब होता है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो वहां भी शोषण के शिकार थे। लॉकडाउन के पहले ऐसा नहीं है कि इन बहुजन मजदूरों की बहुत बेहतर स्थिति थी, वहां भी इनको असंख्य पीड़ा झेलनी पड़ती थी, अमानवीय जिंदगी झेलनी पड़ती थी। झुग्गियों को आज भी आप जाकर देखें, लॉकडाउन में तो उसकी और भी बुरी स्थिति हुई है, लेकिन लॉकडाउन के पहले भी झुग्गियों की हालत कोई बहुत बेहतर नहीं थी। तो आज जब ये गांव जाएंगे वापस, गांव में इनके पास घर नहीं है। आप पूरे देश में जायजा ले लीजिए कि जो लाखों परिवार हैं जो भूमिहीन है, बेजमीन है, वो सब कौन है? वो सब इसी बहुजन तबके के हैं। वो मोस्टली दलित हैं, मुसहर जाति के लोग हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो इस तरह से वो अलग अलग जो है ये दलित जातियों के लोग ही ज्यादातर मिलेंगे, जो बेजमीन मिलेंगे आप, जिनके पास रहने का भी घर नहीं है, जो है सरकारी जमीन में कहीं झोपड़ी बनी हुई है उनकी, जिसको जब तक उजाड़ा जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, अब वो वापस हो रहे हैं गांव की ओर। अब गांव में क्या होगा उनको? गांव में क्या उनको काम मिलेगा? सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, जिसमें दुनिया भर के अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि वो 1-1.5 लाख करोड़ रुपया ही है अपने मूल में। बाकी वो एक आंकड़ेबाजी है और जो है एक फरेब का जाल बुनने की सरकार कोशिश कर रही है। तो वो जो गांव में मजदूर जाएंगे, तो मजदूरों को काम मिलेगा। काम मिलेगा किस में मिलेगा? मनरेगा में मिलेगा। मनरेगा में मजदूरी कितनी है? तो ये मजदूरों की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी थी एक लेवल तक, बहुत सम्मानजनक और आदर्श स्थिति में तब भी नहीं थी, लॉकडाउन के पहले भी नहीं थी, लेकिन वो बार्गेनिंग कैपेसिटी, मनरेगा में मजदूरी कितनी है जानते हैं? 200 रुपए से कम। एक परिवार 200 रुपए से कम में कैसे गुजारा कर सकता है? और उसमें भी गारंटी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, अभी मनरेगा में जो काम शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है जानते हैं? एक ग्राम पंचायत है, उसमें 15 वार्ड है मान लीजिए। तो पहले वार्ड नंबर 1 के जो लेबर कार्ड धारक मजदूर हैं उनको काम मिलेगा, कुछ दिन तक मिलेगा उनको, 1 सप्ताह तक। फिर जो है दूसरे वार्ड नंबर 2 को मिलेगा। तो मतलब उसमें भी नियमित काम मिलेगा, इसकी गारंटी सरकारें नहीं कर रही है, वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो। एक तो केंद्र की सरकार राज्यों को जो है सही तरीके से आर्थिक मदद नहीं कर रही है। तो ये जो सिचुएशन है, तो मजदूरों को वहां भी अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह की चीजें चल रही हैं। मजदूरी की दर में भारी कमी आएगी और मजदूरों के शोषण का जो सिलसिला है पुराने किस्म वाला, बंधुआ मजदूरी वाला, वो बढ़ेगा। और मजदूरों ने जिस तरह से चोट खाई है, जिस तरह की पीड़ा झेली है, तो वो लग नहीं रहा है कि ज्यादातर जो बहुजन मजदूर हैं वो तुरंत शहर की तरफ रुख करेंगे। वो बेशक वहां आत्महत्या से लेकर भुखमरी की मार झेलना पसंद करेंगे, लेकिन वो शहर की तरफ अचानक से अभी तुरंत रुख करने की स्थिति उनकी नहीं बन पाएगी, जो असहनीय पीड़ा उनके मन पर जो पहुंची है। तो ये जो हालात हैं, सरकारें श्रम कानूनों को स्थगित करके ये संदेश पहले ही दे चुकी हैं कि ये सरकार किसकी है। केंद्र और ज्यादातर राज्यों की जो सरकारें हैं वो किसकी सरकार है, सरकारों ने बता दिया है पहले। तो सरकार जो है पूंजीपतियों के पक्ष में नग्नता के साथ और श्रमिकों का गला दबाने के लिए, श्रमिकों का खून चूसने की छूट उनको मुहैया करा रही है। तो ये जो बहुत गंभीर सिचुएशन है, और जाहिर है इस सब की मार सबसे ज्यादा अगर किसी को झेलनी पड़ेगी तो बहुजन तबके को ही झेलनी पड़ेगी। और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जो गांव में जो सवर्ण सामंती दबदबा है, ये संकेत मिल रहे हैं कई राज्यों से। बिहार से संकेत मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संकेत मिल रहे हैं। सवर्ण सामंती दबदबे की एक जो है पुनर्वापसी हो रही है। जगह जगह जो है दलितों की हत्याएं हो रही हैं इस लॉकडाउन पीरियड में भी, पिछड़ों की हत्याएं हो रही हैं, मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं।
मतलब जो पूरा मेहनत कश आवाम है, जिसके श्रम से ये सारी खूबसूरती है, जिसके श्रम के बदौलत ये सारी चमक है, और उसकी प्रकारांतर से तरह तरह से जो हजारों वर्षों से जो है उनके शोषण, दमन, उत्पीड़न और हत्याओं का जो सिलसिला था, वो सिलसिला इस लॉकडाउन में भी नहीं थमा। लॉकडाउन कह रहे हैं हम लोग और ये मान रहे हैं कि चीजें बंद हैं, ढेर सारी चीजें बंद हैं, लेकिन वो हत्याओं का सिलसिला, सवर्ण सामंती शोषण, उत्पीड़न का सिलसिला, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का सिलसिला, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और ये पोस्ट लॉकडाउन ये ऐसा गंभीर रूप धारण करेगा, ये बहुत संवेदनशील ढंग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार चल रही है, इसके पास एक बहुत अफीम है, बहुत भयानक किस्म का, जिसकी चर्चा श्री राम डाल्टन जी कर रहे थे, कि वो क्या करेगी, एक भयानक सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश अभी होगी ग्रामीण समाज में। क्योंकि अब ये जो तमाम मोर्चे पर फेल्योरेंस सरकार का सामने आया है, तो सरकार के पास अब यही एकमात्र रास्ता है, जो सांप्रदायिक नफरत का जहर इस तरह से घोल दिया जाएगा पूरे वातावरण में और बहुजनों को आपस में लड़ाया जाएगा। और जो है ये बताने की कोशिश होगी कि ये जो खतरा है, खतरा अल्पसंख्यकों की तरफ से है, और ये उसको धार्मिक रंग, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होगी। तो ये पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन ये ऐसा आ सकता है, ऐसी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह की कोशिशें चल रही है और जिस तरह से कारपोरेट मीडिया कर रही है, ये कारपोरेट मीडिया भी इस संभावना की पुष्टि ही करता है। तो ऐसी सूरत में, और एक दूसरा जो चैलेंज है जिसकी चर्चा लगातार परिसंघ की तरफ से हो रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, परिसंघ ने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी इस मुद्दे को बहुत बखूबी उठाया है कि बहुजनों के रिजर्वेशन की जो लॉकडाउन हो रही है, इस लॉकडाउन के पीरियड का इस्तेमाल बहुजनों के आरक्षण के लॉकडाउन करने की कोशिश के रूप में हो रही है। यह बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक प्रकारांतर से पहले से भी रिजर्वेशन के खिलाफ ये रही है, क्योंकि इन मोर्चों पर मनुवादी शक्तियां हावी रही हैं। जो भारत में न्यायपालिका का चरित्र है वो मनुपालिका जैसा ही है, और वहां जो है 100% लगभग एक तरह से कहें तो सवर्ण वर्चस्व, जो मनु की जो मुंह से पैदा होने वाली संतानें थी और जो बाहु से पैदा होने वाली संतानें थी, उन्हीं का कब्जा एक तरह से वहां बना हुआ। और ये मुंह और बाहु से पैदा होने वाली संतानों को आरक्षण शुरू से ही पसंद नहीं। ये अलग बात है, हजारों वर्षों से आरक्षण का लाभ उन्होंने भरपूर लिया है और इससे उनको कोई शिकायत नहीं है। इसको वो अपना प्रिविलेज, अपना जो है जन्मसिद्ध अधिकार मानते। तो इस लॉकडाउन के पीरियड का जिस तरह से आरक्षण का सफाया करने में इस्तेमाल हो रहा है, और बहुजन तबका जो चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़े अपने हक अधिकार के लिए, एक जो बाबा साहब ने, महात्मा फूले ने जो रास्ता दिखाया था, जो रास्ता जो है सिद्धू कानू और जो है बिरसा मुंडा ने दिखाया था, ये जो रास्ता की एक हम समता मूलक समाज, शोषण मुक्त समाज निर्माण की तरफ बढ़े, तो उस तरफ बढ़ने के बजाय हमको बार बार बहुजनों को उलझाया जाए कि हमको पहले से जो संविधान प्रदत्त अधिकार हासिल थे, आज संकट बार बार उसी पर आ जाता है। और हमारी लड़ाई आगे, बहुजनों की लड़ाई आगे बढ़ने के बजाय लगातार पीछे जो प्राप्त अधिकार हैं उसी की हिफाजत करने में हमारा ज्यादा वक्त चला जा रहा है। और हम आगे, तो इसलिए जब हुकूमत और न्यायपालिका इस तरह की कोशिश कर रही है, तो हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है कि इस षड्यंत्र को हम भलीभांति समझें और हम सामाजिक न्याय के समग्र एजेंडे पर केंद्रित होकर के लड़ाई का ताना बाना बुने और बहुजन तबके को एकताबद्ध, एकजुट करने का, वो जाति और ये सब में जो बांटकर ब्राह्मणवादी शक्तियों ने रखा है, अब जो है उस षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए उनके बीच एक बड़ी एकता बने, और इस एकता की ताकत पर ही आज के संकट के समय में ऐसी शक्तियों से हम मुकाबला कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि और एक दूसरा संकट भी आ रहा है। अब देखिए, सरकार ने जो लॉकडाउन पीरियड में क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, उन सेंटर में बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हो रही हैं। उन सेंटर में सांप काटने से मरने की घटनाएं हो रही हैं, और ये कौन मर रहा है ये बताने की अलग से जरूरत नहीं है, ये सभी बहुजन मारे जा रहे हैं। और ये जो इस किस्म की मौतें हैं,
और सरकार कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, वहां इस तरह की वारदात हो रही है, जाहिर है कि इसके लिए सरकार रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार जो है आज जो करोड़ों मजदूर जगह जगह दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, सूरत में, गुजरात में किस तरह से जो है इधर से जाने वाले, हिंदी पट्टी से खासकर जाने वाले मजदूरों, जो छत्तीसगढ़ से जाते हैं, जो बिहार से जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जो मध्य प्रदेश से जाते हैं, उन राज्यों से जाने वाले मजदूरों के साथ जिस तरह की बदसलूकी हो रही है, उनको जबरदस्ती रोका जा रहा और पुलिस प्रशासन संरक्षण दे रही है। वहां आदिवासियों को रोका जा रहा है, वहां जो है और भी तरह तरह से जो मजदूर गए हैं उसको रोका गया है। और पूरे देश में आप देखेंगे आदिवासी क्षेत्रों में तो बरसों से लॉकडाउन है, वहां जो है पूरा पारा मिलिट्री फोर्स लगा दिए गए हैं और कारपोरेट घरानों को खनिज लूटने की खुली छूट दे दी गई है और आदिवासियों को लॉकडाउन झेलना पड़ रहा। यह अलग बात है कि बाकी समाज को आदिवासियों की उस पीड़ा को देखने समझने की दृष्टि नहीं है या फिर जो है वक्त नहीं है उनके पास, कि वो इतना एकदम अलग थलग अलगाव में रखा गया है इस देश की 10% आबादी को। और जो इस देश के मूल निवासी थे, जिसका इस देश के तमाम संसाधनों पर जिसका जो है एकमात्र मालिकी अगर बात की जाए तो जिसकी मालिकी होनी चाहिए इस देश, और उनको आज किस तरह से जो है बरसों से, पिछले कई दशकों से जगह जगह लॉकडाउन का शिकार बनाया गया है। तो इसलिए मैं, आपने मौका दिया, मुझे बस इतनी बात कहनी थी कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो खासकर बहुजन बुद्धिजीवी हैं और जो गैर बहुजन बुद्धिजीवी भी, जो समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे तमाम जो है लोगों की जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सत्ता जब बहुजनों के और सत्ता जब अपने देश की बहुसंख्य आबादी के हितों की हिफाजत करने में बुरी तरह से पिट जाए, नाकाम साबित होने लगे, सत्ता जब ऐसे लॉकडाउन पीरियड का इस्तेमाल भी सांप्रदायिक नफरत फैलाने में करने लगे, और सत्ता जब आंकड़ों का खेल खेलने लगे, जो 20 लाख करोड़ का पूरा फर्जीवाड़ा मोदी सरकार ने किया है और इस देश की जमहूरियत को गुमराह करने की कोशिश हुई है और इस देश के डेमोक्रेसी के लॉकडाउन की कोशिशें चल रही है। अब ऑनलाइन चुनाव की बातें हो रही हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं सुशील कुमार मोदी, वो कह रहे हैं कि बिहार में अब ऑनलाइन चुनाव होगा। ये एक तो जो पहले ईवीएम था, ईवीएम ने किस तरह की दिक्कतें पैदा की थी और किस तरह के फर्जीवाड़े पर सवाल उठाते रहे हैं लोग। तो अब ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव, अभी जो लॉकडाउन हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में फंसी है, तो अब चुनाव नहीं होना चाहिए। मतलब मोदी जी को एकदम बिना चुनाव के मोहलत दे दी जानी चाहिए शासन करने की, ताकि वो ट्रंप के चरणों में नतमस्तक जो है हुए रहें। तो ये जो सूरत है, इस तमाम सिचुएशन को लेकर बहुजनों की एक बड़ी एकता, बहुजनों की एक बड़ी लड़ाई और सामाजिक न्याय के समग्र एजेंडे पर, इसलिए मैं ये एक बात और जोड़ते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो संसाधन है इस देश में, उन संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिसकी बात बाबा साहब ने की थी, ये संसाधनों का पुनर्वितरण हो, भूमि सुधार का एजेंडा नए सिरे से राजनीतिक सवाल बने। और जाहिर है ये कोई भी शासक वर्गीय पार्टी और बहुजन नामधारी भी जो ढेर सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय और गरीबों दलितों का मसीहा कहलाने वाली भी जो पार्टियां हैं, वो सब इस एजेंडे को छोड़ चुकी हैं। तो इसलिए नए किस्म की बहुजन राजनीति की आज जरूरत है, जो सामाजिक न्याय के समग्र एजेंडे पर और जो भूमि सुधार का केंद्रीय एजेंडा, संसाधनों के पुनर्वितरण का केंद्रीय एजेंडा और पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल जो पूरा रिवॉल्यूशन का एजेंडा, इसके साथ एक जो है नए किस्म की बहुजन राजनीति को इस लॉकडाउन में मौका दिया है। ये एक तरह से चैलेंज भी है और एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है। इस मौके पर सोचना, इस अपॉर्चुनिटी को सोचना शुरू करें और इसको लेकर मुहिम छेड़ें। जो है मैं इतनी अपील करते हुए अपनी बात यहीं जो विराम देना चाहूंगा। आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश। डॉक्टर कौशल पवार की बात अधूरी रह गई थी, मैं फिर से डॉक्टर कौशल पवार, हाँ आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मैं मुकेश जी के बात में कुछ पॉइंट्स बस जोड़ना चाहती हूँ। वैसे तो मैं बोल ही चुकी थी लगभग कि देखिए, मतलब ऐसी विडंबना है हमारी कि क्वारंटाइन में भी हम लोग
मतलब लोग जो महिलाएं जो खाना बना रही हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ऐसे दौर में भी उनको जातिवाद नजर आता है। ये विडंबना देखिए हमारे आंखों देखे हाल की, मतलब ऐसे दौर में भी लड़की अगर बाहर निकलती है तो उसका रेप कर दिया जाता है। इससे बड़ा मुझे लगता है शर्मनाक देश के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती जो वर्तमान में व्यवस्था है, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं करना चाहता कोई भी। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ उन्हीं की बात में जो अभी पहले वक्ता थे ऐड करते हुए सिर्फ दो तीन मिनट में, कि ऑनलाइन न केवल इलेक्शन में ये तो तय है कि कुछ कुछ चीजें अब होंगी कोरोना के माध्यम से, कोरोना की आड़ लेके, माध्यम से नहीं बल्कि आड़ लेके ऐसी स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं कि हम बहुजन समाज के लोग उसमें बंद के रह जाएंगे। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का उदाहरण लूं, हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख बच्चे के आसपास पढ़ता है, जिसमें से मैक्सिमम जो पार्ट्स है वो ज्यादातर गांव देहात का है, रिमोट एरिया का है, जहां पर इंटरनेट की बात तो तुम छोड़, मतलब इंटरनेट की बात तो हम छोड़ ही दें, वहां तो बिजली तक नहीं पहुंचती, एक एक दिन का कट लगता है पूरा का पूरा। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, वाइस चांसलर हमारे, कि हम ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम दे देंगे। तो उस ये फरमान जो आना कि ऑनलाइन के माध्यम से एजुकेशन हो, ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम हो, ये सीधा सीधा बहुजन समाज के जो कुछ लोग जो दहलीज तक पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटीज की, उसको रोकने का एक तरीका है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे लोग कितने एक्सेस हैं कंप्यूटर में, किन के पास लैपटॉप है, किन लोगों के पास इंटरनेट 4G चलता है, जहां बुनियादी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिलती, छात्राओं को नहीं मिलती, जहां पढ़ने की समस्या सबसे बड़ी होती है गांव देहात में अगर चला जाए। और इस दौर में जो एकदम जैसे ब्रेक था हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस ब्रेक के दौरान बच्चों मतलब हमारे विद्यार्थियों को बार घर पे जाना पड़ा, और वो लोग ना उनके पास किताबें हैं, ना उनके पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप आप नहीं बता सकते कि किन किन छात्रों के पास है लैपटॉप है। यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन की तरफ जो धकेल रही है, बहुजन समाज के लोगों को एक तरह से जैसे एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, वही तरीका बहुजन समाज के समक्ष एक चुनौतियों की तरह है। ये न केवल अब है, कोरोना तो कितने दिन और चलेगा, आप सोच के देखिए, चल ही रहा है एकदम, तुरंत आपने खोला तो उसके बाद तो स्थितियां तो ठीक होंगी ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब सब कुछ तबाह रहा तो दूसरी चीजें भी तबाह हो रही है, कुचले जा रहे हैं बच्चे, लोग कुचले जा रहे हैं, मजदूरों को आप चलने तक की सुविधा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, जबकि भीड़ नहीं है, अब सड़कों पर उस तरीके की भीड़ नहीं है, इसके बावजूद भी कभी उनको ट्रक कुचल के चला जाता है, कभी आपकी रेलें कुचल के चले जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है, इंसान नहीं है। अगर वो आपकी तरह उनको इंसानियत उनके पास भी, आप उनको समझते हैं कि ये भी इंसान है, तो जहाजों पे जो विदेशों में बैठे हुए लोग, जो जिन माध्यमों से आपने जहाजों को चलवा के विदेशों से यहाँ लेके आए, जिससे कोरोना भी कई गुना फैला, ये तो फैक्ट फाइंडिंग की टीम भी चीख चीख के बता रही है कि जो लोग बाहर से आप लोग जिनको लेके आए हो, कोरोना उनसे ज्यादा फैला। जो लोग यहीं पे थे वो कहाँ गए? मजदूर कहाँ जा सकता है? ज्यादा उधेड़ी करने जाएगा। हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो अपने कमाई पेशे पे जाते हैं, लेकिन जो जमात जो विदेशों में पढ़ रही है वो कौन सी जमात है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उनके लिए आप जहाज भेज रहे हैं ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ मजदूरों को सिर्फ उनके घर तक चलने के लिए, वो महिलाएं जो पीरियड्स का सामना कर रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं सड़कों के ऊपर, मतलब जहालत बनी हुई है उनकी जिंदगी, उनके लिए आपके पास संसाधन नहीं है उपलब्ध करवाने के। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मजदूर तबका कौन है, बहुजन समाज के लोग। ठीक उसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो एक तरह से धकेला जा रहा है यूनिवर्सिटी पे, 100 यूनिवर्सिटी के पास तो फरमान ही पहुंच चुका है यूजीसी का कि आप ऑनलाइन एजुकेशन अपने यहाँ करिए। जिन लोगों के पास, जिन विद्यार्थियों के पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, मेरे विद्यार्थियों ने बकायदा मैसेज डाल के बताया है कि मैडम हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, हम मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते। ऐसे में आप चाहते हैं कि वो लोग परीक्षा दें ताकि वो सारा तबका जो बहुजन समाज का है एक तरह से एकलव्य के अंगूठे की तरह ऑनलाइन के माध्यम से काट दें, बिना किसी सर्वे के। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन आखिर आप कर क्यों रहे हैं, आपके पास आंकड़ा भी तो हो। कोई सर्वे नहीं, कोई यूनिवर्सिटी के टीचर्स की राय नहीं, कुछ जो आपके आगे पीछे जो घूम रहे हैं उनके आधार पे आपने यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को ये निर्देश दे दिया कि आप ऑनलाइन पेपर करवाइए।
और उसमें भी टफ। एक चीज और मैं बता दूं आपको, लास्ट लाइन पे मैं बात करूंगी कि जिस ऑनलाइन का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप उनका देखिए, अभी पिछले दिनों स्कूली एजुकेशन की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनके रैंडमली टेस्ट हो रहे हैं, खासकर बोर्ड के क्लासेस के 12वीं और 10वीं की। वो गूगल में जब वो टेस्ट देते हैं बच्चे, वो ठीक मार्क कर रहे हैं 20 नंबर का, लेकिन उनको 8 नंबर आ रहे हैं। अगर वो ए पे प्लस कर रहे हैं अपना, उनका आंसर ए वाला है एमसीक्यू में, तो गूगल ऑटोमेटिकली बी या डी दे रहा है, यानी कि क्वेश्चन अपने आप गलत हो रहे हैं। मतलब जिस पे आप जहां आप इतने भरोसे से ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के हायर एजुकेशन के लोग आपके मास्टर बन जाएं ऑनलाइन में बैठ कर परीक्षा भी दे दें, वहां आपके पास इवन जो कंप्यूटर का जिसके ऊपर आप ऑनलाइन बार बार जोर दे रहे हैं, उसके ऊपर भी आपकी पकड़ नहीं है। आप बात तो करते हैं कि स्वदेशी या आत्मनिर्भरता की, किसके आधार पर? आपके पास सुई तक बनाने की योग्यता नहीं है। आत्मनिर्भर आप कब बनेंगे? इस आधार पे बनेंगे कि जब बहुजन समाज के लोग जो आज थोड़े बहुत स्कूलों तक पहुंचे हैं, कॉलेजेस तक पहुंचे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, मैं बता दूं आपको, जैसे ही ये ऑनलाइन सिस्टम आता है एजुकेशन में, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, वर्कलोड खत्म, एडॉक सिस्टम खत्म, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खत्म। ये जो एक व्यक्ति बैठ के जो सस्ती एजुकेशन के माध्यम से जो 2 वे प्रोसेस, जो आप अपने आप को गुरु शिष्य परंपरा का जो हमेशा जो ढिंडोरा पीटते हैं, वो कहाँ जाएगी? आपकी खुद की स्थिति आपके ऊपर आएंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो कुठाराघात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है बहुजन समाज के समक्ष, और उसमें भी खासकर जो महिला है, उसके लिए, लड़कियां जो हैं बहुजन समाज की, उनके लिए तो और ज्यादा है। क्योंकि जब हम जानते हैं हमारा पितृसत्तात्मक समाज कहीं ना कहीं एक तरह की विचारधारा से ग्रसित है, ये हमें स्वीकार करने की जरूरत है। आप सिर्फ उनको स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पे जो आपकी एक जमात जो बहुजन समाज के तबके की तरफ से आती है, वहां आप उनको फूल बरसाने के लिए तो ढिंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन उनको सुरक्षा के जो उपकरण देने चाहिए, जो बहुजन समाज के लोग सब कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे आप चाहते हैं कि वो बरगलाएं, सिर्फ उनको बरगला दो, ताली बजा दो उनके लिए, बहुत बढ़िया हो गया। आपको ना जब कोई स्वास्थ्य कर्मी की डेथ हो जाए, या जो आपके सफाई कर्मचारी जो आपके लगे हुए हैं इस पूरे कोरोना के संकट में जूझ रहे हैं, उनके लिए आपको उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मारा कौन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उनको। उनके अपने लोगों तो देखिए ना आप, जो कोटा से लाए गए जो मोटे मोटे संस्थान हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट है, उनके लिए 20 करोड़ अभी घोषणा हुई, मुझे भी बड़ी संतुष्टि हुई थी। मैं चलो खैर इसी बहाने हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ मजदूर लोगों का ख्याल रखेंगे, लेकिन वो 20 करोड़ खर्च कहाँ होंगे, इसका इशारा साफ साफ मिल चुका है। तो इसलिए बहुजन समाज के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमें अपने दलों से ऊपर उठकर, अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होकर बहुजन समाज को जो धकेला जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, लोकतंत्र पर सबसे बड़ा जो प्रहार होगा, वो इस तरीके से होगा कि आपको मार भी दिया जाए और आपको पता भी ना लगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजन देगी, आप उलझते रहिए उसी में, आप आपस में भिड़ते रहिए। आप कहेंगे कि हम लोग ये चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं हम ये चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो आपके पास रिजर्वेशन है ही नहीं। वो जो ऑर्डर देंगे, सरकार दोनों हाथों में लड्डू रखेगी। एक तरफ वो कहेगी कि तो कोर्ट का डिसीजन है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ वो ये कहेगी, जब देखेगी कि हाँ बहुजन समाज सड़कों पर उतर रहा है, तब वो बयान देगी कि हम तो बहुजन समाज के साथ हैं। अगर वो आंदोलन हमारा होगा, लड्डू हाथ में किसी और के रहेंगे। तो ये तमाम चुनौतियां हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत में ये रखा। ओम सौदा जी को धन्यवाद देते हैं। तमाम पैनलिस्ट, मुझे एक सार्थक बहस में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे जेएनयू के साथी भी बहुत सारे बैठे हैं यहाँ। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि ये चुनौतियां न केवल अब की है, वर्तमान की नहीं है, भविष्य भी निर्धारित इन चुनौतियों के माध्यम से। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कौशल पवार, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपने महत्वपूर्ण बातें रखी। अब प्रतिभा सुमन हमारे बीच है, मुंबई से फिल्मकार हैं। मैं चाहूंगा कि प्रतिभा सुमन अब अपनी बात रखें। आ रही आवाज? आ रही? हाँ, आ रही। हाँ जी। जय भीम, जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय माँ सावित्री।
मैं सबको प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा नमस्ते। एक्चुअली ये बहुत पहले की बात है जब मैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करने जा रही थी और मैं चर्च गेट में घूम रही थी उस वक्त अपना ऑडिटोरियम बुक करने के लिए। और उस वक्त ये कुछ फरवरी की बात है, फरवरी की बात है। और उस वक्त दिसंबर में बहुत ज्यादा ये खबरें आ रही थी चाइना की कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना किस तरह से फैल रहा है, ये संसर्ग से फैलता है, ये है वो है। वो लोग मास्क लगा रहे हैं, कहीं मतलब लिफ्ट को थूकने की, छूने की, कहीं बहुत सारी खबरें आ रही थी। और उसी बीच बहुत सारे चाइनीज वहाँ मतलब टाउन में घूम रहे थे। हर दूसरी टैक्सी में चाइनीज थे। तब मैं अपने कुलीग को कह रही थी कि यार उधर तो इतना सारा मतलब कोरोना फैल चुका है और ये चाइनीज इधर क्या कर रहे हैं। वो फरवरी की बात है। और उस वक्त मैंने पोस्ट भी डाली थी कि चाइनीज को एटलीस्ट चाइनीज लोगों को यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाए, उनके जो भी वीजा जो भी है वो कैंसिल हो। पर उस वक्त मेरे बहुत सारे लोगों ने उस पोस्ट का मजाक उड़ाया था, बेवकूफ है, ये है वो है। मतलब किसी तरह से कोई विजन ही नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री में, किसी भी तरह का कोई विजन नहीं। ना कोरोना को लेकर कहीं विजन है, ना नोटबंदी को लेकर कोई विजन है, ना किसी चीज को लेकर कोई विजन है। बस अपनी एक बात कह के हट जाना और फिर उस बात को किसी तरह से ये मतलब किसी की जान पे बनाई हो, चाहे मर रहे हो लोग, लेकिन फिर अपने ईगो पे उसको ले लेना कि भाई नहीं अब तो ये पूरा करना ही होगा। उस वक्त ये लोग जिस वक्त ये कोरोना फैल चुका था उस वक्त ये लोग ट्रम्प को बुला रहे थे, उस वक्त ये लोग मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना रहे थे, उस वक्त ये लोग अपना मतलब दिल्ली में दंगे सुलगा रहे थे। उस वक्त कोई किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा था कि ये जो 10 लाख लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं इनको यहीं पे लॉकडाउन कर दिया जाए। तो ये जो 125 करोड़ या 130 करोड़ लोगों को आपको लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती आज। और उस वक्त में जबकि मतलब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं उस वक्त सोच रही थी कि भाई ये जो लोग हैं, चलो मिडिल क्लास तो किसी तरह से सरवाइव कर जाएगा, लेकिन ये जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, ये जो धारावी में रहने वाले लोग हैं, ये किस तरह से सरवाइव करेंगे, क्योंकि इनके घर तो बिल्कुल सट सट के घर है। कहाँ करेंगे एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह से करेंगे। पड़ोस में ऐसे हाथ छू लेने को इतनी भी दीवार नहीं है, तो आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे। और वही हुआ, बिल्कुल धारावी में ऐसे फैला, बिल्कुल आग की तरह फैला कोरोना। लोग यहाँ के जो परप्रांतीय मजदूर हैं वो सड़कों पे निकले, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ना रहने की ढंग से व्यवस्था है, यहाँ तो मरना ही है। अब यहाँ से निकलेंगे, चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे तो शायद बचेंगे, पर उसके लिए भी सरकार की कोई योजना नहीं है। रातों रात आपने लॉकडाउन घोषित किया, आपने किसी को कोई मोहलत नहीं दी, किसी को कोई कहने की ये मतलब सुविधा नहीं दी कि अभी मतलब क्या मतलब हमारे लिए क्या है, क्या सुविधा है हमारे लिए कि हम क्या करें एग्जैक्टली अभी कहाँ जाए, कैसे करें। और घर में राशन नहीं है, महिलाओं की तो ये समस्या है कि घर में राशन नहीं है, घर में ये नहीं है, अरे ये बहुत सारी समस्या है। पर द थिंग इज अभी इन मजदूरों का जो मैं सोच रही हूँ कि भाई इनको ये सवाल तो आया ही होगा कि यहाँ पे मरने से अच्छा है कि हम रास्ते पे मर जाए या हमारे घर पहुंच के मर जाए। मरना तो हर हाल में है उन, पर कहाँ मरे वो उनकी चॉइस थी। किसी भी तरह का कोई भी विजुअल नहीं है, किसी भी तरह का विजन नहीं है गवर्नमेंट के पास कि कैसे इनको घर तक पहुंचाया जाए। उसमें भी वो लोग राजनीति करने पे तुले हुए हैं। अरे घर पे जो लोग एटलीस्ट पहुंचा रहे हैं, जो लोग उनकी मदद करना चाह रहे हैं,
उनके ऊपर भी आप सवाल खड़े कर रहे हो कि ये तो एम्बुलेंस के नंबर है, ये तो टैक्सी के नंबर है, और ये सब जो आरटीओ से रिजेक्ट हुई टैक्सियां है, और ये, अरे ये बातें अभी करने का वक्त है क्या? अभी सबसे पहले उनको घर पहुंचाने की बात। क्यों, किस लिए? गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई विजन नहीं रखती। नोटबंदी में कौन मरा? सब आम पब्लिक, आम लोग मरे हैं। कोई, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो इस तरह से कोई किसी तरह की बात, जैसे मैं देखती हूँ कि भाई कोई औरतें चली जा रही है, रास्ते पे जा रही है, औरतों पे पीरियड्स हो रहे, एग्जैक्टली उन्होंने जो बात मैडम ने कही अभी मेरे दिमाग में भी वो चल रही थी कि औरतों को लेके कोई सुविधा, बच्चियों को लेके कोई सुविधा, बच्चों को लेके कोई सुविधा कि उनको जगह जगह पे कहीं तो पानी की व्यवस्था हो, अगर वो चल रहे हैं तो खाने पीने की कोई व्यवस्था बीच में कोई दे रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैंने जो फिल्म बनाई थी आदिवासियों को लेके, उसमें जब आदिवासी अपने गांव से चले थे तो एटलीस्ट बीच बीच में लोगों ने उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की हुई थी, उनके ठहरने की व्यवस्थाएं की हुई थी। यहाँ पे तो लोग बिल्कुल इस तरह से जा रहे हैं कि बस मौत को गले लगाना है। किस तरह का मतलब किस तरह का देश हमारा बनता जा रहा है। ये हिंदू मुसलमान करने में तुले रहते हैं, हर वक्त हिंदू मुसलमान करने में तुले रहते हैं। अरे भाई अब तो छोड़ दो, जमातियों ने फैलाया, जमातियों ने किया ये सब, अरे जमातियों ने किया, कम ऑन यार, तुम लोग मध्य प्रदेश की सरकार बना रहे थे, कम ऑन, तुम लोग ट्रम्प को एंटरटेन कर रहे थे उस वक्त, कम ऑन, तुम लोग उस वक्त दीवार बना रहे थे, गरीबों को छुपाने के लिए तुम लोग दीवार बना रहे थे। इस तरह की गवर्नमेंट है, बहुत निराशा होती है। गरीबों को लेके तो कोई सोचना ही नहीं है, किसी तरह की कोई सोच नहीं है। गरीबों को तो मरना ही है, हर हाल में मरना है उनको, घर पहुंच के मरना है, जातिवाद के नाम पे मरना है, पैसे के लिए मरना है, मजदूरी के लिए मरना है, उनको हर हाल में मरना है। तो मुझे लगता है कि अभी डाल्टन जी ने भी बहुत सही बात कही कि अब नहीं तो फिर कब, निकल पड़ो, अब देर हो रही है। अपने अधिकारों के लिए संगठित होके संघर्ष करने का सही वक्त आ गया है, निकल पड़िए अब, क्योंकि अब नहीं निकलोगे तो फिर कभी नहीं होगा। वही 3% लोग आपका सब हक खा जाएंगे, वही 3% लोग हर ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे मौजूद है, गवर्नमेंट के, न्यायपालिका हो चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट पद हो, वहां पे वो 3% लोग मौजूद है 100% लेके। यूपीएससी के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, विदाउट एनी एग्जाम आपको पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। कौन से लोग हैं जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, वो कौन से लोग हैं? वो ये लोग तो नहीं है जो रास्ते पर चल रहे हैं, वो ये लोग नहीं है, वो महिलाएं नहीं है जो रास्ते पे बच्चों को जन्म दे रही है, वो महिलाएं नहीं है जिनका खून रास्ते पे बहता है और थोड़ी देर बाद अपना बच्चा उठा के वो चल देती है, ये वो महिलाएं नहीं है। इन महिलाओं में और उन महिलाओं में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क को अगर खत्म करना है तो आज ही खत्म करना होगा। हमें बाबा साहब के संविधान के रास्ते पे चल के कब अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली कब अप्लाई करेंगे हम उन चीजों को? क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? हम तो मनुवाद को भी मतलब सार्थक कदम रखने के लिए अच्छे से गलीचे बिछा रहे हैं, हम दब रहे हैं, दबते जा रहे हैं, क्योंकि
हमारे हमारे चीजों को हमें लगता है कि नहीं, हमारी यही जिंदगी है, हमें यही करते जाना है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि मेरे अधिकार क्या है। पर एटलीस्ट इतना तो हो मेरा अधिकार कि मुझे ये समझ हो कि मैं संगठित हूं, मैं शिक्षित हूं और मैं संघर्ष करूं। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, लड़िए, संघर्ष करिए। जमीन पे उतरे हैं अभी तो रास्ते पे उतरे ही हैं ना आप लोग, तो अभी तो आ जाइए, अभी अब बताइए अपना हक क्या है, अपनी अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। वो अभी अपने जो लोग गांव में जा रहे हैं वहां पे वो लोग उनको अंदर नहीं ले रहे हैं। गांव में बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। भाई क्यों क्यों बोर्ड्स लगा दिए गए? किन के लिए बोर्ड्स लगे हैं? ये उन्हीं लोगों के लिए बोर्ड्स लगे हैं जो बहुजन हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो संडास साफ करते हैं, जो नालियां साफ करते हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी अभी अभी इन दिनों, एक 4th ग्रेड कर्मचारी का वीडियो था। उसने बोला कि मुझे फोर्सफुली कहा गया कि आप मतलब ये पेशेंट को उठाइए और पेशेंट को बांधिए, और मैंने कहा सर मेरे पास तो पीपी किट भी नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो नहीं करोगे तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अब पीपी किट नहीं है, उस आदमी के पास पूरा प्रोटेक्शन नहीं है, उसके बावजूद उसने कोरोना का वो मुर्दा प्लास्टिक में बांधा और उसके बावजूद उसने वो सब किया। तो उसकी नौकरी जाने का उसको डर था, पर उसकी नौकरी जाने के साथ साथ उसको और एक गिफ्ट मिला कि उसको कोरोना हो गया। अब कोरोना होने के बाद उसको एडमिट किया गया, जहां पे उसको पानी तक किसी ने नहीं पूछा। नर्स भी दूर से उसको बता रही थी कि कैसे कैसे गोलियां लेनी है और कैसे कैसे ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी है। दूर से बता रही थी, डिस्टेंस से बता रही थी। फिर ये सुविधाएं कोरोना पीरियड में भी अगर ये सुविधाएं सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है, बाकी के लोगों को क्या करना है? मरना है। तो अगर मरना ही है तो संघर्ष करते हुए मरे, अपने अधिकारों को लड़ते हुए मरे। क्यों ऐसे ही मर जाए? किस लिए ऐसे मर जाए? अगर मरना ही है तो मरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब नीतिशा खलको हमारे बीच हैं, वो अपनी बात रखें। हमारा मुद्दा है बहुजन समाज के समक्ष चुनौतियां कोरोना काल में। हेलो, मैं आपके लिए ऑडिबल हूँ? हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज, शुरू करें। ओके ओके। सबको होल जोहर और जय भीम। परिसंघ को बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत को आयोजित करने के लिए, और वो भी अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से हम लोग संवाद स्थापित कर पाए हैं, इसके लिए वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी बातचीत जो करूंगी वो एक आदिवासी परिवार से आने की वजह से आदिवासियों को मैंने जितना देखा है, जितना जाना है, तो मेरे इस बहुजन के लोकेशन में मैं सबसे पहले मैं उस यूनिटी के साथ खड़ी होती हूँ और अपनी सॉलिडरिटी बिल्कुल साथ में रखती हूँ कि हम सारे श्रमशील समाज के लोगों को एक साथ आके लड़ने की आज जरूरत है। और खासकर कि एक ऐसे समय में जब ये महामारी का जो रूप है वो सत्ता के द्वारा बहुत ही अनदेखा किया जा रहा है। मैं अपनी जो बातचीत करूंगी, जितने स्पीकर श्री राम जी, प्रतिभा जी, मुकेश जी और कौशल जी ने बातचीत रखी है, उन पार्ट्स को छोड़ करके बातचीत रखूंगी।
मुझे लगता है कि एक समाज ऐसा समाज है आदिवासी जहाँ पे सरकारी योजनाएं सबसे अंतिम जन के तौर पे पहुंचती रही हैं और वहां तक जाते जाते सारी सरकारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। मैं बिल्कुल चिकित्सा के उस क्षेत्र पे बात करना चाहूंगी जिसको कि एक रेवोल्यूशनरी तौर पे इस गवर्नमेंट को बिल्कुल कह पाने की सक्षमता होनी चाहिए थी कि हम आपको पूरे प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसको हम नेशनलाइज कर दें, क्योंकि जो खतरा मंडरा रहा था इसके लिए बार बार जो सत्ता के द्वारा या सत्ता जिनसे संचालित होती है पूंजीपतियों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो अप्रोच है कि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को कैसे फाइट करना है, तो सेना के स्तर पे, युद्ध स्तर पे हमने लड़ाई लड़ना है। और इसकी अपील वो बार बार कर रहे थे इस वजह से कि आप मजदूरों के प्रति, आप उन बेघरों के प्रति संवेदनशील ना बनिए, बल्कि इसको थोड़ा सा दिमागी तौर से लड़ने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह के जितने भी पोस्ट लगातार आ रहे हैं कि मैंने रिसेंटली एक कार्टून देखा, एक एनिमेटेड पोर्शन था कि एक मजदूरों का जत्था घर लौट रहा है और उसके साथ कोरोना का जो फिगर बनाया गया है एनिमेटेड वर्जन, वो उसका हाथ पकड़ लिया है कि चलो चलो, मैंने कभी गांव नहीं देखा है, मुझे भी गांव दिखा दो। ठीक है, तो इस तरह की जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस के वाया मजदूरों के तकलीफ को, दर्द को एकदम अदेखा करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि इससे नाजायज काम कभी कोई और सत्ताएं नहीं कर सकती थी जो इस समय की वर्तमान सरकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। या कई बार ऐसी चीजें आ रही हैं कि लोग लड़ ही तो रहे हैं, इन मजदूरों को थोड़ी सी होम सिकनेस हो गई है, कोई तो सब खाते पीते हट्टे कट्टे से दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे हट्टे कट्टे और दिखने वाले तो मजदूर नहीं हो सकते हैं, ये होम सिकनेस के शिकार है और ये छुट्टियां मनाने के लिए पिकनिक सॉर्ट ऑफ वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो इस तरह की जो असंवेदनशीलता हम लोगों को एक मिडिल क्लास के तरफ से या सत्ता के द्वारा जितने भी आईटी सेल्स चल रहे हैं उनके द्वारा इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस हों, आपके सोशल मीडिया के मैसेजेस हों, ट्विटर्स हों, आप पाएंगे कि बहुत बहुत भयावह और बहुत डरावना है कि इसको हम लोग कैसे देख रहे हैं। एक मजदूर का वापस लौट के आ पाना, हम लोगों को लग रहा है कि वो पिकनिक मनाने जा रहा है। मैं बिल्कुल एक अपने अनुभव से एक बात कहना चाहूंगी, उन बातों का दोहराव ना हो इस वजह से जो प्रेजेंट सिनेरियो में लोगों ने देखा है वो बात आई है, इसलिए मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहूंगी कि कभी किसी एक मौके पे उत्तराखंड जाने का मौका मिला था और वो भी ऊपर पहाड़ों की तरफ में। तो उस पहाड़ी रास्ते में आते जाते कुछ इक्के दुक्के पैदल चलने वाले साधु के भेष में कुछ लोग दिख जाते थे जिन्होंने भगवा पहना हुआ है और चल पा रहे हैं। मेरे दिमाग में हमेशा ये बात पहुंचती रही उनको देख करके कि क्या एक वुमेन होने के नाते अगर मुझे भी कोई मोक्ष की प्राप्ति हो, तपस्या की प्राप्ति हो, या मुझे एक घर संसार से मोह भंग हो चुका हो, तो क्या एक वुमेन अपना पैर बाहर रख सकती है? क्या इन साधुओं की तरह ही या इन आम लोगों की तरह ही एक पुरुष होने के नाते वो उस चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं? पर बीइंग अ वुमेन, क्या मैं भी बाहर निकल सकती हूँ? घर से बाहर निकल के इस सुनसान वीरान पहाड़ों में अकेले घूम पाना क्या एक स्त्री के लिए संभव है? तो वहां पे मेरा आंसर आज जो दिख रहा है, उस समय मैं बहुत डरती थी कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, वुमेन के लिए एक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन मजदूरों के जो वीडियोस आ रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जिन कंडीशंस में आ रहे हैं, वो रात रात भर चल रही है, समूह में नहीं है तब भी वो चल रही है, अकेली है, बच्ची को लेकर के वो रोड पे निकल पड़ी है। ये जो एक फियर आप सोसाइटी ने वुमेन के मन में डाला होता है कि एक स्त्री की इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, उसका शरीर सबसे बड़ा चीज होता है, इसके साथ कोई दुर्घटना ना हो, उसकी यौन सुचिता का एक प्रश्न बनता है कि उस पर कोई अटैक ना हो, तो आपको अपने को सहेजे रखना है, आपको बाहर पैर नहीं धरना है। लेकिन आज जो परिस्थितियां एक श्रमशील समाज पे, एक मजदूर तबके के तौर पे हम लोग महिलाओं को देख पा रहे हैं, वो कैसा है कि वो रात भर चल रही हैं, अकेले चल रही हैं, बच्चों को लेकर चल रही हैं, सामान को लेकर के साथ में चल रही हैं, और वो खौफ, वो डर उनके मन से निकल चुका है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पे सर्वाइवल का आ गया है। वो सर्वाइव करना चाह रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी जमीन पे मरना चाहते हैं। ये जो एक
जमीन के प्रति अपना मोह होता है, बोलते हैं जहाँ पे नाल गड़ी होती है आपकी अपनी। तो इन सारे सवालों को हम लोगों को देखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। आप अपने देश के अर्थव्यवस्था पे अगर नजर डालें तो सालाना जो बजट तैयार होता है उसमें सबसे हेवी हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हम सुरक्षा मदों पे करते हैं। ठीक है, सुरक्षा मदों पे अच्छा खासा प्रतिशत हमारे देश के इकोनॉमी का जाता है। सालाना मैं आयोजन बता रही हूँ, आप रक्षा के नाम पे बहुत मेजर खर्च कर रहे होते हैं। तो ये रक्षा सिर्फ और सिर्फ आपको जमीन जो है आपकी उसको बचाने के लिए है। यहाँ के लोगों को देश जमीन नहीं है, कागज का टुकड़ा भी नहीं है। ये पूरे तरीके से वहां पे रहने वाले बसावट का सवाल है। उनके साथ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और बुनियादी चिकित्सा सुविधा, इतनी चीजों के साथ वो आज सरवाइव करना चाहता है और वो उनको नहीं मिल पा रहा है। आपके पास तमाम तरह के सैन्य उपकरण हैं जिसको कि आप कभी भी कहीं भी 5 और 10 और 15 और 1 घंटे में आप पहुंचा सकते हैं। हमको याद है कश्मीर का वो मामला जहां पे आप किस तरीके से सेना को भेज करके वहां पे हजारों और लाखों की संख्या में वहां सेना उतार दी जाती है और लोग जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सामने आ जा रहे हैं, लेकिन आपके आदमी, आपका जो इंटरनल आंतरिक तौर से एक स्थितियां बनी हुई है कि लोग मूव कर रहे हैं, उस मूवमेंट में आपकी आदमी फूल बरसाने के लिए तैयार है लेकिन आपको यहाँ से वहां तक ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी रेल व्यवस्था कितनी मजबूत है, रेल व्यवस्था की मजबूती का ही अगर पूरे तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते तो मुझे लगता है ये जो चौथे चरण का लॉकडाउन है यहाँ तक आते आते सारे लोग अपने अपने घरों पे होते। और ये एक बहुत अहम सवाल है कि मतलब लोगों को अपनी जगहों से कट करके कस्बों की ओर, शहरों की ओर और महानगरों की ओर क्यों आना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आने की जरूरत इस वजह से पड़ रही है क्योंकि आपने जो हम जहां पे जिस लोकेशन से हम आते हैं वहां सारे रिसोर्सेस पे आपने कब्जा करा हुआ है। आपने उन रिसोर्सेस को, सत्ताओं को, कॉर्पोरेट घरों को, पूंजीपतियों को आपने एक्सेस करना कर दिया है। आप करोड़ों करोड़ रुपए माफ कर रहे होते हैं और किसानों की आत्महत्याएं देख लें, मजदूरों की जो स्थितियां बनी है देश में उसको देख लें, तो आपको कैसे सब्र होता है और आप कैसे बोल सकते हैं कि ये लोकतंत्र में हम लोग हर एक किसी को लेकर के चलने वाले लोग हैं। आप बस एक सिचुएशन एज्यूम कर लीजिए कि अभी का समय जो है, क्योंकि ये सर्दी है और गर्मी है, बरसात आएगा, कांवड़ चलना शुरू हो जाएंगे। मैंने कांवड़ का जो रोल दिल्ली में देखा है पिछले 13 सालों में, ऐसा मैंने कहीं और नहीं देखा है कि कांवड़ चल रहे होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए आम जनता से लेकर के पुलिस जन उन पे माथा टिकाए रहते हैं कि उनको जब पार होना है तो सारे ट्रैफिक रुक जाएंगे, उनको जगह जगह पे होल्ड करके खाने पीने की वस्तुएं दी जाएंगी, आराम का पूरा पालन किया जाएगा, वो जितना हुड़दंग मचा सकते हैं वो करते हुए चले जाएं। तो ये एक धार्मिक आयोजन के नाम पे आप उनके साथ सहिष्णु बिहेव करते हैं। लेकिन आज जब एक श्रमशील व्यक्ति अपनी जरूरतें महानगरों में, शहरों में नहीं पूरा हो पाने की वजह से वो वापस लौट रहा है, वो शौक से नहीं लौट रहा है, वेरी क्लियर, वो शौक से बिल्कुल नहीं लौट रहा है। किसी को मूवमेंट और मोबिलिटी नहीं पसंद है, लेकिन जो सिचुएशन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लागू किया बहुत इमीडिएट, पूरे विश्व में इतना सडन लॉकडाउन 4 घंटे के विदिन किसी कंट्री का नहीं सामने दिखाई पड़ता है सिवाय हमारे देश के। तो जिन लोगों के पास रोज की रोटी का सवाल था, जो रोज निकल के कुछ कमा करके अपना महीने भर का आयोजन करते थे, उनके लिए ये 4 लॉकडाउन क्यों नहीं उनको रोड पे उतरने देगा, ये एक मेजर सवाल है। तो मुझे पहला सवाल तो ये करना था कि चिकित्सा व्यवस्था में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेकर के यही गवर्नमेंट, इनको अगर शासन ही करने का शौक है तो ये शासन करती, लेकिन लोगों को जीत करके, उनको लॉलीपॉप पर मंदिर बनाने में भेज करके नहीं ये सरकार बनाए रख सकती है। जब तक रोटी नहीं भरा होगा कोई आपका काल सेवक बन के ईटा उठाने भी नहीं जा रहा होगा। तो ये तमाम जो चीजें घटित हुई है इस दौरान में, वो एक तो श्रमशील समाज को ये एक आंख खोल देने वाला समय है कि जो हम लोगों ने बहुत अंधभक्ति दिखाई है
किन्हीं भी वजहों से इन सत्ताओं को बहुत बहुत अपना साथ और सपोर्ट दिया है, इन लोगों को आंख खोलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि भविष्य क्या है, क्या होने वाला है, और इसको हम लोगों को बहुत गौर से देखने की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो लगता है ये टाइम था जब हेल्थ सेक्टर को पूरे तरीके से नेशनलाइज करने की घोषणा करके ये गवर्नमेंट अपने आप को बनाए रखने का एक प्रॉपर काम कर सकती थी। उन्होंने सेनाओं के प्रॉपर इस्तेमाल करके लोगों की सहायता करके लोगों का दिल जीता जा सकता था, जो इसमें भी वो फेल हुई है। जितने तरीके के कानून पर, श्रम के कानून के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, रिजर्वेशन पे जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि 70-75 साल में जो भी कुछ आया है उसको हम लोगों को रिव्यू करने की जरूरत है। वो हजारों साल पीछे के आज भी गटर में कौन उतरेगा और मंदिर का घंटा कौन बजाएगा, इस रिजर्वेशन पे बात नहीं हो रही होती है। चूल्हा कौन जलाएगा, इस रिजर्वेशन पे बात नहीं हो रही होती है। लेकिन बाकी तमाम तरह के रिजर्वेशन से बहुत आपत्ति है। मैं आदिवासी होने के लोकेशन से अगर बात करूं तो मुझे लगता है, मैं झारखंड से आती हूँ तो झारखंड की बात करूंगी। झारखंड में जो प्रमुख आदिवासी समुदाय है वो पूरे तरीके से कृषि आधारित है, और वो कृषि साल में एक बार बिल्कुल करता है जब बरसात का मौसम है। उसके अलावा वहां पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि बारिश इतनी अच्छी हो कि साल भर खेती हो और साल भर का खाना निकल जाए। और एक बार की खेती की वजह से उसका साल भर का जब खाना नहीं हो पाता है तब वो बाहर निकल रहा होता है। वो पंजाब में जाके कृषि कार्यों में मदद कर रहा होता है, वो यूपी और बिहार में जाकर के ईंट भट्टों में, बंगाल में ईंट भट्टों में काम कर रहा है। आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे तो आप पाएंगे चाय बागानों में ये जाके काम कर रहे होते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में, बैंगलोर जैसे महानगरों में घरेलू सहायक सहायिका के तौर पर ये लोग आकर के काम कर रहे होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इनकी जो खेती से पूरे साल भर का पेट नहीं भर पाना होता है, इसकी वजह से ये बाहर निकल पा रहे होते हैं। ये शौकिया नहीं निकल रहे होते हैं कि इनको अपने घर से बाहर बहुत सारी भौतिक सुविधाएं चाहिए, इस वजह से ये निकल रहे होते हैं, या अट्रैक्शन में निकल रहे होते हैं। ऐसा बहुत बड़ा गलतफहमी है। तो मुझे लगता है सरकार से ये बार बार कोशिश की जानी चाहिए कि जो एक खास समुदाय जिस तरह की चीजों से अपनी अर्थव्यवस्था चला पा रहे होते हैं, उस आर्थिकी को मजबूत करने में उनको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उससे निपटने की जरूरत है। मैंने रिसेंटली दयामणि बारला जी को, अश्विनी कुमार पंकज जी को, इनको बातचीत करते हुए सुना था, और उनकी बातचीत में बार बार ये बात आ रही थी। और मेरी मदर जो है उनके वाया भी मैं ये बात कहना चाहूंगी कि उनको सिर्फ और सिर्फ झारखंड में सॉल्यूशन दिखता है कि यहाँ से माइग्रेंट लेबरर के तौर पे हमारे लोग बाहर ना जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। अगर आपने उस लोकेशन में साल भर पानी उपलब्ध करा दिया है तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। हेमंत सरकार अच्छा काम कर रही है, सल्यूट करने वाला काम कर रही है। लोगों ने अपना प्यार दिखाना शुरू किया है, और मुझे लगता है जिस तरीके से वो लोगों का विश्वास जीतते आगे बढ़ रहे हैं, इनको कोई एक वाक्य नहीं आएगा जब इनको एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे पहचाना नहीं जाएगा। ये एक पैंडेमिक में जिस तरीके की संवेदनशीलता, जिस तरीके की कर्मण्यता उन्होंने दिखाई है, केरल और झारखंड अपने राज्य सरकारों की वजह से बहुत बहुत अप्रिसिएट किए जा रहे हैं। और इसका मैं स्वागत करती हूँ कि एक आदिवासी नेतृत्व में ये क्षमताएं बहुत विकसित हुई हैं और लोग केंद्र सरकार से अपनी बातें कह पा रहे हैं। मुझे एक बात कहनी थी कि पोस्ट कोरोना इंडिया क्या होगा, या पोस्ट कोरोना के बाद की दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी। हमें इसी के साथ जीना है, ये बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है दौर खत्म होना ही है। कोई भी चीज, प्रकृति कभी भी आपको इतना पनिश नहीं कर सकती है जिससे कि सभ्यताएं नाश हो। हमारे पास मिथकों के पास ये कहानियां हैं कि जब जब प्रकृति को आपने नुकसान पहुंचाया है वो आपको पनिश करती है। तो मुझे लगता है ये चीजें उभरेंगी, और आदिवासी होने के नाते भी मैं बहुत आशावादी हूँ, और मुझे लगता है इस होप से कि दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है उसके बाद। तो मीडिया का रोल बहुत डरावना है हमारे देश में। एक दो
अखबार और न्यूज चैनल हैं जो आपको सच दिखा पाने का दम रखते हैं, अदरवाइज सब सत्ता की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। और जो एक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड का एजम्पशंस दिखाई देता है कि इसके बाद क्या होना है, कैसे चलेगी दुनिया, कैसा दिखेगा समाज, कैसे हमारे दिमागी सोच में भी हमें क्या असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस तो बढ़नी है। हमने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है चीजों को और अपनी भारतीय संस्कृति पे बहुत इतलाया है। मैं बिल्कुल अपने स्टाफ रूम की बात कर सकती हूँ, जहाँ पे बात होती थी कि भाई भारतीय संस्कृति ही सबसे ग्रेट है, क्योंकि हम तो हाथ मिलाने की जगह आज तक हाथी जोड़ते आए थे। तो वो ये भूल गए कि उनके ही संस्कार हैं जहाँ पे हम लोग पैर छूना सिखाते हैं झुक करके, ठीक है। तो वो हम हैंड शेक नहीं करते हैं, इस चीज पे पाश्चात्य सभ्यता पे इस तरह की बातें आ रही थी। तो ये सब सुन करके भी ये समझ में आ रहा होता है कि जो एक हमारे पास घृणा था, कम से कम हम शारीरिक घृणा को बहुत हद तक रोके हुए थे आधुनिकता की आड़ में। पास्ट प्रैक्टिसेस मैं नहीं बात करना चाहूंगी, पास्ट प्रैक्टिसेस सबको मालूम है कि क्या कुछ घटा था, लेकिन कम से कम हम एट प्रेजेंट मॉडर्निटी को प्रैक्टिस करते हुए हम अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से बचते थे, हम नहीं कर पाते थे, हमारे लॉज थे जो हमें प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है अनटचेबिलिटी बहुत बुरी तरीके से बढ़ने वाली है। जो समुदाय और जातीयता की रिजिडिटी है वो बढ़ेगी, आप और ज्यादा कास्टिस्ट बिहेवियर में ढलेंगे, ये एक मेरा जम्पशन है। मुझे लगता है घृणा और द्वेष में कोई कमी नहीं आने वाली है, वो और ब्रूटल होगी। इन तमाम चीजों के साथ में मुझे लगता है मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी और मैं एक बस आह्वान करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जिनको लगता है कि कोरोना से हम बाहर निकल के आने के बाद कुछ करने का सोच पा रहे हैं, तो मुझे लगता है 2 रोटी पे सबका हक है और उतना सा कर पाने की सक्षमता हम लोगों में जितनी भी बनी है उसमें मैक्सिमम अपना साथ और हाथ देने की जरूरत है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नितिशा, आपने शानदार तरीके से अपनी बात रखी, खासतौर पर आदिवासी समाज से जुड़ी बात रखी। अब आज का हमारा जो यह वेबिनार है, 6 लोगों में हमारे आखिरी वक्ता हैं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज। उनसे आग्रह है कि अपनी बात रखें। आज का हमारा जो विषय है वो है कोरोना संकट काल में बहुजन समाज की चुनौतियां। डॉक्टर उदित राज। धन्यवाद डॉक्टर ओम सुधा जी, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। और जो निजाम इस समय इस देश में है उसकी बड़ी ताकत धर्म है, अंधविश्वास है, और बहुजन जागृति ही उसको तोड़ पाएगी। अभी बात हो रही थी वेलपुनिया जी से, तो हमने कहा कि श्रीमती प्रियंका गांधी, अजय लल्लू और कांग्रेस के तमाम लोगों ने कोशिश किया मदद करने का, खैर पूरा प्रकरण दुनिया जानती है। लेकिन मान लो मदद भी कर दिया जाए, गांव पहुंचते पहुंचते ये कुछ दिनों के बाद ये राम हनुमान के पुजारी हो जाएंगे, हिंदू और मुसलमान के विवाद के भागीदार हो जाएंगे। तो अब यह नहीं देखेंगे कि किसने मदद की थी, कहाँ से रोटी आनी है, कहाँ से शिक्षा आनी है। और उसमें सबसे ज्यादा हमारे सामने समस्या है पिछड़ा हुआ समाज। जो पिछड़ा समाज झंडा बरदार बना हुआ है उसको जगाने की जरूरत है। हालांकि परिस्थितियां हमारे पक्ष में आई हैं, जो NTCA और NRC का जो मूवमेंट है, मुस्लिम समाज में भी एक चेतना पैदा हुई है, वो दलित के क्लोज आया, लेकिन वह भी धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर है। कितना भी कट्टर हो, अपने घर में रहे, नमाज पढ़ने में रहे, लेकिन उसकी जो सभाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं और सोशल इंटरेक्शन होता है, वहां भी वो धर्म को डाल देता है। अगर एक यहाँ जैसे
मैंने तमाम सार्वजनिक सभाओं में देखा है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो उसके लफ्ज पर है, जबकि ये जो बहुजन चेतना है वो हिंदुस्तान लफ्ज से बसती है। ये देश सबका है, केवल हिंदुओं का नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना भी चेतना इनमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि पोस्ट कोरोना में परिस्थितियां और खराब होंगी, और जो अभी कह रहे आत्मनिर्भर, अमेरिका के व्हाट्सएप पर आत्मनिर्भरता खोज रहे हैं, और चीन के स्टेल पर राष्ट्रीय स्वाभिमान खोज रहे हैं, सरदार पटेल की मूर्ति बना करके, और ट्विटर, अमेरिकी ट्विटर पर, फेसबुक पर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और विश्वगुरु बन रहे हैं। नॉलेज आता है बाहर से, ज्ञान आता है बाहर से, और ये बन रहे हैं विश्वगुरु। तो ये बातें हैं, तो जागृत करने की जरूरत है। हमारे लोगों को मैंने देखा है, some disruption has come, I don't know. ये क्या है? Hey niggers, what are you doing in this, niggers? Excuse me, what's happening? What's this? I don't. Oh my God! Oh my God! Come to Delhi! Come to Delhi! Come to Delhi! We fight 1v1. Come to Delhi! Come to Delhi! Bitch, come to Delhi! Order, what to say? Order. Disconnect the session all. Fuck you. Some hacker came. Fuck you, Some Mr. hacker came. Come to Delhi! Come to Delhi! 1v1. Me versus you. Don't break face. Come Pakistan. Come Pakistan. Kashmir number one. Kashmir number one. Pakistan. Kashmir for Pakistan. Someone hacked. इसके हैकिंग हुई है। Yeah, we hack because India number 0. Fuck India. India number one. हैकिंग किया गया है, हैक किया। हाँ, हैकिंग। No, India number 0. हैक किया गया, हैक किया गया। I will hack your mother. India number one. India number one. No, it's number 0. ओम सुधा जी, हाँ, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। No. हैक कर दिया है। करना पड़ेगा। You look like a potato. सेशन कंप्लीट कर दीजिए। You look like watermelon. Your head so huge. जुड़ जाए, 2 मिनट लगेगा। You don't. You hack.